भारत पर शासन कैसे होता है, ये एक काफी बड़ा सवाल है ना? आज हम ठीक इसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। वो ब्लूप्रिंट जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाता है, मतलब भारत के केंद्र सरकार की जो पूरी बनावट है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए जरा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसे चलाया कैसे जाता है? 1 अरब से भी ज्यादा लोग, इतनी सारी संस्कृतियां, भाषाएं। ऐसे देश को चलाने के लिए कोई मामूली सिस्टम तो काम नहीं करेगा। तो सवाल वही है कि आखिर ये सब काम करता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है एक ब्लूप्रिंट से, और वो ब्लूप्रिंट और कुछ नहीं बल्कि भारत का संविधान है। देखिए, ये सिर्फ एक किताब या दस्तावेज नहीं है, ये एक पूरा का पूरा मास्टर प्लान है। एक ऐसा डिजाइन जो बताता है कि सरकार का हर एक हिस्सा कैसे काम करेगा, किसके पास कितनी शक्ति होगी, और वो सब एक दूसरे से कैसे जुड़े रहेंगे। तो इसी विशाल ब्लूप्रिंट के अंदर एक पूरा का पूरा सेक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को डेडिकेटेड है। चलिए इसी हिस्से की गहराइयों में उतरते हैं। ये सब कुछ हमें मिलता है संविधान के पार्ट 5 में। ये फैला है आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। अब इसे भी ना कुछ जरूरी चैप्टर्स में बांटा गया है, जैसे कि द एग्जीक्यूटिव, द पार्लियामेंट और जुडिशरी। आज हम इन्हीं में से जो पहले दो हैं, यानी कार्यपालिका और विधायिका, उनकी बनावट को समझने वाले हैं। चलिए अब आते हैं कार्यपालिका पर, यानी द एग्जीक्यूटिव। और यहीं से चीजें काफी मजेदार हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि भारत में टॉप पर एक नहीं बल्कि 2 चेहरे हैं। एक है राष्ट्रपति और दूसरे प्रधानमंत्री। लेकिन सवाल ये है कि इनकी असली शक्तियां क्या हैं, इनका रोल क्या है? चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा फर्क ये है, राष्ट्रपति हैं हमारे हेड ऑफ द नेशन, मतलब एक नाम मात्र या आप कह सकते हैं सेरेमोनियल हेड। लेकिन जो असली कार्यकारी शक्ति है, जिसे डी फैक्टो पावर भी कहते हैं, वो होती है प्रधानमंत्री और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। संविधान बिल्कुल साफ कहता है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर ही काम करना होता है, और ये सलाह उन पे बाइंडिंग है, यानी उन्हें माननी ही पड़ेगी। आसान भाषा में कहें तो राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रतीक हैं, पर सरकार असल में प्रधानमंत्री चलाते हैं। तो ये तो हुई एग्जीक्यूटिव की बात। अब चलते हैं उस जगह जहां देश के लिए कानून बनते हैं, यानी हमारी लेजिस्लेचर, जिसे हम सब जानते हैं भारत की संसद के नाम से। यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि संसद का मतलब है सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति भी पार्लियामेंट का एक बहुत जरूरी, एक इंटीग्रल हिस्सा है। अब सवाल उठता है, क्यों? वो इसलिए क्योंकि कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो। तो फिर इन दोनों हाउसेज में, यानी लोकसभा और राज्यसभा में मेन फर्क क्या है? देखिए, लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, उसके सदस्य सीधे नागरिकों द्वारा 5 साल के लिए चुने जाते हैं, और हाँ, इसे भंग भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ है राज्यसभा, जो एक परमानेंट हाउस है। ये कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा 6 साल के लिए चुने जाते हैं, और हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। इसी वजह से ये एक कंटिन्यूअस बॉडी बनी रहती है। अब देखिए, ये जो ब्लूप्रिंट है, यानी हमारा संविधान, ये सिर्फ पावर देता ही नहीं है, ये इस बात का भी पूरा ध्यान रखता है कि कोई भी एक हिस्सा जरूरत से ज्यादा पावरफुल न बन जाए। और इसके लिए सिस्टम में कई तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए गए हैं। और इन चेक्स एंड बैलेंसेस का शायद सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल उदाहरण है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, जिसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो साफ साफ दिखाती है कि इस देश में सबसे बड़ा पद भी अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही से ऊपर नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया आर्टिकल 61 में दी गई है, और इसको जानबूझकर बहुत ही मुश्किल बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आसानी से राष्ट्रपति को हटा दे। इसकी शुरुआत तो किसी भी हाउस में हो सकती है, लोकसभा या राज्यसभा, लेकिन इसे पास करने के लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब एक हाउस इसे पास कर देता है तो दूसरा हाउस एक तरह से जज की भूमिका निभाता है और आरोपों की जांच करता है। इसी वजह से इसे एक क्वासी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहते हैं। ये सब इसलिए ताकि ये सुनिश्चित हो कि राष्ट्रपति को हटाने का फैसला बहुत ही सोच समझकर और गंभीरता से लिया जाए। पावर को चेक में रखने का एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है। ये आया 91st अमेंडमेंट के जरिए।
इसके तहत ये तय किया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। अब ये नियम क्यों लाया गया? दरअसल ये जंबो कैबिनेट की प्रॉब्लम को रोकने के लिए था। पहले क्या होता था कि राजनीतिक सौदेबाजी के लिए बहुत बड़े बड़े मंत्रिमंडल बना दिए जाते थे, जिस पर इस नियम ने रोक लगा दी। तो हमने सरकार की बनावट, उसके अलग अलग हिस्से और उन पर लगे चेक्स एंड बैलेंसेस को देखा। लेकिन आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है? देखिए, ये जो ब्लूप्रिंट है ना, ये सिर्फ कागज पर बना कोई डायग्राम नहीं है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो भारत जैसे विशाल और डाइवर्स देश को स्थिरता देता है। यही सिस्टम ये पक्का करता है कि हर तरह की आवाज को जगह मिले, उनका प्रतिनिधित्व हो और पावर किसी एक हाथ में सिमट कर न रह जाए। असल में यही वो पूरा ढांचा है जो भारत के लोकतंत्र को जिंदा और धड़कता हुआ रखता है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस ब्लूप्रिंट ने 70 सालों से भी ज्यादा समय से भारत को रास्ता दिखाया है और ये समय की कसौटी पर खरा भी उतरा है। लेकिन आने वाले 70 सालों की जो नई चुनौतियां होंगी, उनका सामना करने के लिए इस ब्लूप्रिंट को कैसे बदलना होगा, कैसे इवॉल्व होना होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।